वेलकम चिल्ड्रन। आशा करती हूँ तुम लोग सब ठीक हो, स्वस्थ हो घर पे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग अपक्षय पर जलवायु का क्या प्रभाव है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, अगर उष्ण जलवायु है, गर्म जलवायु है और साथ ही साथ नमी की कमी है, शुष्क है, ठीक है, मतलब मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो वहां पर क्या होता है, किस तरह का अपक्षय होता है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। ठीक है, तो वहां पर मेन फैक्टर कौन काम करता है, तापमान। और अगर आपका उष्ण जलवायु है लेकिन आर्द्र है, माने तापमान अधिक है और ह्यूमिडिटी यानी नमी यानी आर्द्रता भी अधिक है, हाँ, तो ऐसे क्षेत्रों में खास करके मॉनसून जलवायु प्रदेशों में यहाँ पर क्या किस तरह की अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर भी अधिक है और रासायनिक क्रिया करने के लिए क्या है, पानी भी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक अपक्षय होता है। जहां पर बहुत ठंड पड़ती है, माने ध्रुवों पर जो हमेशा हिमाच्छादित रहता है, उन क्षेत्रों में किसी भी तरह का अपक्षय जो है नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि अपक्षय का क्या प्रभाव है। ठीक है, तो अपक्षय का जो प्रभाव है वो लाभकारी भी है, हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, तो लाभकारी क्या है, पहले लाभकारी देखें। इसमें अपक्षय होने से क्या होता है, चट्टानें टूटती हैं। ठीक है, और चट्टानों के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है, मिट्टी का। चट्टानें जो है विघटित होती है और वियोजित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, जिससे क्या बनता है, चट्टान का चूर्ण बनता है। ठीक है, उसका डस्ट बनता है और इससे क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा माने मिट्टी। ठीक है, मिट्टी का निर्माण होता है। अच्छा, अब मैं लिखी हूं अपक्षय मंडल। ये अपक्षय मंडल क्या है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जिस सीमा तक अपक्षय का प्रभाव होता है उसे अपक्षय मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जिस सीमा तक अपक्षय का प्रभाव होता है। ठीक है, ओके, तो अब क्या होता है, इन चट्टानों के जो चूर्ण होते हैं उसके साथ ह्यूमस मिल जाते हैं। और ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक काला काला रंग का मिट्टी होता है ना, जो पेड़ों के जड़ के पास पाया जाता है। माने पेड़ के जो पत्ते गिरते हैं वो सड़ गल के ह्यूमस बनाते हैं। तो ये ह्यूमस पत्थर के जो डस्ट है, चूर्ण है, उसके साथ मिक्स होके क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो मिट्टी के बनने की प्रक्रिया जो है यह काफी लंबी है, बहुत समय लगता है मिट्टी को बनने में। ठीक है, और जैसा हमारा रॉक्स होता है, चट्टान होता है, उसी तरह की मिट्टी बनती है। अब मान लो अगर कहीं लौह युक्त चट्टानों की अधिकता है तो वहां की मिट्टी भी कैसी होगी, मिट्टी में भी लोहे की मात्रा होगी, क्योंकि वही चट्टान जो है टूट टूट के मिट्टी बने हैं। ठीक है, वहां की मिट्टी भी लाल रंग की होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखें कि हानिकारक प्रभाव क्या है। हानिकारक प्रभाव क्या है कि मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन हो जाता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, अपरदन हो जाता है, मिट्टी जो है कट कट के चली जाती है। क्या कारण है मिट्टी के कटाव का, हाँ, चट्टानें टूटती हैं। ठीक है, और चट्टानें टूटती हैं तो क्या होता है, चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और बहता हुआ पानी, हवा से ये चट्टानें कट कट के हट भी जाती हैं। ठीक है, फिर अगर भूमि का ढाल अधिक हुआ तो क्या होगा, इससे भी लुढ़क लुढ़क के मिट्टी वाश हो जाएगी, चली जाएगी। वनस्पति विहीन अगर भूमि है, ठीक है, वनस्पति विहीन मतलब पेड़ पौधे नहीं है। तुम लोग इसके पहले मैं बोली हूं पिछले क्लास में कि वनस्पति क्या करती है, वनस्पति पेड़ पौधों का जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं है तो जड़ पकड़ नहीं पाएगी और उस समय क्या वर्षा होने से या ढाल के कारण, हाँ, या तेज हवा के कारण जो है मिट्टी कट के चली जाएगी। अच्छा,
और एक तरीका क्या है मिट्टी के कटाव का, और एक कारण क्या है, अत्यधिक पशुचारण। जो गाय बकरी ये लोग को छोड़ दिया जाता है घास चरने के लिए, ठीक है, ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, घास चरते चरते उसकी जड़ तक चढ़ जाते हैं। तो जड़ तक अगर चढ़ जाएंगे तो क्या होगा, फिर तो वहां पे घास होगा नहीं। तो जो चरवाहे होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि पशु जब चरते हैं तो उनको थोड़े थोड़े दूर पे क्या होता है, उनको आगे माने ठेल ठेल के या हाँक हाँक के उनको आगे ले जाना चाहिए, ताकि वो एक ही जगह पे अत्यधिक घास को चर ना जाए। ठीक है। कृषि की गलत पद्धति, कृषि करने की कुछ गलत पद्धति, जैसे ये ढाल है, इस ढाल में अगर हम लोग सीढ़ी नुमा खेत करते हैं तो क्या होगा, देखो ढाल अगर है तो मिट्टी ऐसे ही कट के चली जाएगी, लेकिन सीढ़ी नुमा अगर खेत करते हैं, यहां से मिट्टी कटी इसमें अटकी, यहां से मिट्टी कटी इसमें अटकी, यहां से मिट्टी कटी इसमें माने ये क्या करती है, बाधा देती है मिट्टी के कटाव में। तो इस तरह की पद्धति से क्या होता है, मिट्टी के कटाव को हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन ढाल पे ही अगर लगा देंगे तो ये क्या होगी, कृषि की एक गलत पद्धति है। इस तरह की बहुत सारी पद्धतियां गलत है, जैसे झूम फार्मिंग, तुम लोग सुने हो झूम कृषि का नाम, जिसमें क्या करते हैं, जंगल को एक जगह काटते हैं, पेड़ों को जलाते हैं, फिर वहां पे कृषि करते हैं, और फिर जब भूमि की उर्वरा शक्ति जो है नष्ट हो जाती है, फिर वहां से हट करके वो लोग दूसरे जगह चले जाते हैं। ऐसे में जो वो जमीन रही वहां पे, वो तो हवा से पानी से कट कट के वहां की मिट्टी चली जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, मृदा का क्या होगा, कटाव होगा। तो यह भी एक गलत कृषि की पद्धति है। तो ये कुछ कारण है जिससे कि क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है। अच्छा, अब है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी के कटाव से बचने के उपाय को ही क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण। मतलब मिट्टी का संरक्षण करना, मिट्टी को बचाना। कैसे हम लोग बचा सकते हैं मिट्टी को, बहुत सारे उपाय हैं। जैसे इसको स्टेप फार्मिंग या वेदिका कृषि कहते हैं, सीढ़ी बना बना के, बेदी बना बना के। ठीक है, इसको हम लोग समोच्च रेखीय जुताई भी कह सकते हैं, सीढ़ी नुमा खेत कहते हैं, या वेदिका खेती भी कहते हैं, सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं, या वेदिका कहते हैं, या क्या कहते हैं, समोच्च रेखीय। क्यों समोच्च रेखीय, इंग्लिश में कंटूर प्लाउइंग क्यों कहते हैं, देखो ये एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो एक ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है बेदी बना बना के कृषि की जाती है, इसीलिए उसको समोच्च रेखीय कृषि भी कहते हैं। अच्छा, तो इन तब तरीकों से हम लोग मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। और एक क्या कर सकते हैं, रक्षक मेखलाएं बना सकते हैं। रक्षक मेखलाएं क्या होती है, यह खास करके तटीय प्रदेशों में हवा की गति को रोकने के लिए, हवा की गति को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं, तट रेखा के सहारे पेड़ लगाए जाते हैं। कैसे पेड़, वो जो झाऊ गाछ होता है ना, उस तरह के पेड़ जो बालू में उग पाए, उस तरह के पेड़ लगाए जाते हैं कि हवा वहां से आती है तो पेड़ों से उनको बाधा मिलती है और हवा की स्पीड कम हो जाती है और तटीय भागों में जो है अपर्दन कम कर पाती है। ठीक है। फिर नदी के किनारे क्या किया जाता है, चट्टानों का बांध बनाया जाता है ना, देखिए वो बालू के बोरे या चट्टान डाल डाल के बांध बनाया जाता है, ताकि नदी का पानी जो है किनारे के मिट्टी को बहा बहा के नहीं ले जा पाए। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेसेस है जिससे हम लोग मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आए तो उसे भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर एक उपाय है बीज की फसल उगाना। मतलब मान लो कि ऐसे कुछ फसलों की कृषि करते हैं ना जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बहुत एकदम समाप्त कर देती है। ठीक है, तो बीच बीच में क्या करते हैं, दूसरे तरह का फसल उगा लेते हैं जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और उन फसलों के जड़ों को भी मिट्टी के साथ
जोत दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बीज का फसल उगाना। ये जो है मिट्टी के कटाव में तो हेल्प नहीं करती है, लेकिन मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखे, इस वीडियो में हम लोग देखे कि अपक्षय पर जलवायु का क्या प्रभाव है। फिर हम लोग देखे कि अपक्षय का क्या प्रभाव है, लाभकारी और हानिकारक दोनों तरह का प्रभाव हम लोग देखे। फिर मिट्टी के कटाव के क्या क्या कारण हैं और मिट्टी का संरक्षण यानी मृदा संरक्षण हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो के साथ ही जो हमारा चैप्टर 5 है अपक्षय का, वो चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। घर पे रहना, स्वस्थ रहना।